हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलीटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर के जो आरसीसी सब्जेक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे कि पहला जो चैप्टर है आरसीसी में वो है पहला इंट्रोडक्शन। आज हम आरसीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आरसीसी क्या होती है और आरसीसी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें आरसीसी पढ़ने से पहले थोड़ा सीमेंट कंक्रीट के बारे में जानना चाहिए कि सीमेंट कंक्रीट है क्या चीज़। तो इस सीमेंट कंक्रीट को हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, जो मतलब दूसरे पिछले सेमेस्टरों में हमने जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ा है। तो उसमें जो सीमेंट कंक्रीट है ये वाटर होता है उसमें, और सीमेंट और एग्रीगेट जब इन पदार्थों को मिलाते हैं तो एक मिक्सचर तैयार होता है। उस मिक्सचर को ही हम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और जो इसमें एग्रीगेट है वो इसमें दो प्रकार का यूज करते हैं। हम अपने उद्देश्य की किस प्रकार का कार्य है उसी प्रकार से अपना एग्रीगेट का साइज निर्धारित करते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार, एक फाइन एग्रीगेट है और दूसरा है जो कोर्स एग्रीगेट है। और इसमें जो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का कार्य करता है। जब हम वाटर को मिलाते हैं तो इसमें रिएक्शन होती हैं, तो रिएक्शन से वो बाइंडिंग मटेरियल की तरह कार्य करने लगता है और इन जो मटेरियल है इनको सभी को मतलब बांधने का कार्य करता है। इस प्रकार सीमेंट कंक्रीट बन जाती है और ये मजबूत भी रहती है अन्य मटेरियल की तुलना में। और इसमें जो सीमेंट कंक्रीट ये दो प्रकार की होती है। पहली है हमारी पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और दूसरा जो है हमारी आरसीसी है जिसका नाम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है। और जो हमारी ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट एक प्रकार का मिक्सचर होता है, जो बताया नहीं कि वाटर सीमेंट और एग्रीगेट मिलकर बने होते हैं। और इसके और गुणों में सुधार करने के लिए एडमिक्सचर का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके गुणों को और अधिक इफेक्टिव बढ़ाया जा सके। तो जो हमारी आरसीसी है, अब आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरसीसी है इसमें भी मतलब सीमेंट वाटर एग्रीगेट मिलाते हैं। और इसमें क्या खास चीज़ है कि इसमें रेनफोर्समेंट मतलब कि छड़े डालते हैं। मतलब जब हम सीमेंट वाटर एग्रीगेट का मिक्सचर तैयार करते हैं और उसमें अगर हम रेनफोर्समेंट डालते हैं तो तब उसको हम आरसीसी कहते हैं, अर्थात रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रेबलिश सीमेंट कंक्रीट। और ये जो कंक्रीट है ये टेंसाइल फोर्स में मतलब बहुत कमज़ोर होती है, सहन नहीं कर पाती, टूट जाती है। और जबकि ये कंप्रेसिव फोर्स को सहन कर लेती है, अर्थात ये कंप्रेसिव के फोर्स के लिए मजबूत रहती है और इसमें सही रहती है। और इसके बाद जो हमारा इस प्रकार ये कंक्रीट है और सीमेंट कंक्रीट। और हमारा जो अगला है वो है स्ट्रेंथ एंड ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। हिंदी में इसे कहते हैं कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड। तो हमारा सीमेंट जो इस कंक्रीट है उसकी सामर्थ्य क्या है, मतलब पहला गुण है एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होती है कंक्रीट की, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। तो पहला यहाँ लिखा है कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह स्ट्रेंथ मतलब कि सामर्थ्य है जिसकी न्यूनतम 95% मतलब 95% जांच परिदृश्य से पुष्टि करें और केवल 5% तक जांच परिदृश्य यह स्ट्रेंथ दर्शाने में विफल रहे। अगर किसी किसी पदार्थ की 100% अगर उसकी 100% मतलब कंक्रीट की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम क्यूबिक मतलब घन परीक्षण करते हैं। इसमें 150 बाई का घन बना देते हैं और इसमें
सीमेंट का एक मिक्सचर बनाएंगे जो उसमें भरेंगे, और इसकी मतलब जब उसमें मशीन में रखेंगे तो उसकी सामर्थ्य जो 100% है उसमें 95% वो पदार्थ, मतलब कि उसकी 95% सही होना चाहिए। वो मशीन में हमें उसकी स्ट्रेंथ 95% दिखाई दे और 5% ना दिखाई दे तो मतलब वो पदार्थ हमारे लिए सही है कंक्रीट के लिए, ये बताता है। और जो हमारा ये इसमें और इसमें एक क्यूब लिया जाता है, जिसका साइज 150 mm होता है। जिसका साइज कितना होता है? 150 mm होता है। और ये मानक कंक्रीट को भर कर इसकी 28 डेज की क्यूरिंग मतलब तराई करते हैं। मतलब एक क्यूब बनाते हैं इस प्रकार, जो क्यूब बनाए जो इसकी 150 है, इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट भी 150। इसमें सीमेंट जो कंक्रीट बनाएंगे उसको इसमें भरेंगे और इसकी 28 दिन तक तराई करेंगे जो इसमें बताया। फिर इसे जांच मशीन में रखकर इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। और जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे M20 का मतलब M20 कंक्रीट बनाएंगे। M20 क्या होता है इसके बारे में बताएं। जैसे M20 लिखा है, इसका मतलब है, M का मतलब है, यहाँ M का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर और जो 20 है, ये जो संख्या है ये हमारी सामर्थ्य स्ट्रेंथ को दर्शाती है कि उस कंक्रीट मतलब कंक्रीट की इतनी सामर्थ्य है जो इस और जो दर्शाती है। जो ग्रेड है, ग्रेड हम इसे श्रेणी कहते हैं हिंदी में। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर IS 456 2000 में कंक्रीट के निम्न ग्रेड है। मतलब ये जो IS कोड है एक प्रकार का, ये RCC में कोड है जो हमें ये बताता है कि हमें RCC जो है उसको किस प्रकार बनाना है। तो इसमें जो कंक्रीट के निम्न ग्रेड दिए हैं, जैसे हम अभी बताए M20, तो M20 एक इसी ग्रेड का है कि इसमें देखिए M जो दिया है ये मिक्स है, मतलब मिक्सचर है। और जो 20 आता है, जो संख्या दर्शाई जाती है वो हमारी क्या है? अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य है, जिसे हम F के C से प्रदर्शित करते हैं हम इसको। और इसका जो स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वो हम न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। मतलब जो हम स्ट्रेंथ की यूनिट देते हैं तो हम न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे सकते हैं। हल्के कारों की कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट हाथ जो हम हल्के कार करेंगे तो उसमें कंक्रीट का ग्रेड जो यूज करेंगे हम M5 या M7.5 का ग्रेड का यूज करेंगे हम। ये हल्के कारों के लिए इसको यूज किया जाता है। नोट, जो 95% कुटाई की गई कंक्रीट की स्ट्रेंथ, मतलब जो कंक्रीट है जो उसको जब इसका कहीं साइड में इसको बिछाएंगे कंक्रीट को, उसमें जो कुटाई करेंगे कूटी हुई कंक्रीट की 95% कूटेंगे तो स्ट्रेंथ उसकी क्या रहेगी? पूर्ण कूटी हुई कंक्रीट के का 70%, मतलब जो 100% कंक्रीट उसमें 70% हमारी स्ट्रेंथ रहेगी। जबकि जो 85 कंक्रीट को हम कुटाई करेंगे तो उसकी जो कूटी गई कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो केवल 10 से 20% तक होगी। अगर हम कंक्रीट को कितना 95% कूटते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 70%। अगर वही हम 85% कंक्रीट की कुटाई करते हैं तो हमें उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलेगी? 10 से 20% तक होगी। बताओ इसमें कितना डिफरेंस है। 10% कुटाई न करने से हमारी स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। देखिए, और जितना अधिक टेम्परेचर होगा, मतलब जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक गति से सीमेंट की जलयोजन क्रिया संपन्न होगी। मतलब कि
जब हम सीमेंट वो कंक्रीट जल और सीमेंट जब ये आपस में मिलेंगे तो और टेम्परेचर अधिक है तो रिएक्शन भी जल्दी जल्दी होगी और उतनी ही तेज़ी से कंक्रीट स्ट्रेंथ मतलब कि ये सामर्थ्य ग्रहण करेगी, मतलब उतनी जल्दी वो पानी मतलब रिएक्शन करेगा और वाष्प बन के उड़ जाएगा और कंक्रीट स्ट्रेंथ ग्रहण करेगा। और जो हमारा टेंसाइल अगला है जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब अभी बताए थे कि कंक्रीट टेंसाइल मतलब टेंसाइल फोर्स में बहुत कमज़ोर होती है। तो सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी संपीड़न जो सामर्थ्य है अभी बताए थे कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। तो सामर्थ्य का 10 से 15% होती है, मतलब कि जैसे उसकी जो कंक्रीट की अगर 50% है तो उसकी 10 से 15% ही होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अगला आगे कंक्रीट की अनामन सामर्थ्य। अनामन मतलब फ्लेक्सुरल व विपाटन स्प्लिटिंग तनन सामर्थ्य IS कोड 516 व IS 5816 के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। जो इसकी कंक्रीट की अनमन फ्लेक्सुरल मतलब इसे इंग्लिश में फ्लेक्सुरल व विपाटन तनन सामर्थ्य होती है उसको हम कोड बताया कि भारतीय जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो हमें बताता है कि हमें इस कोड के अनुसार IS कोड 516 व IS कोड 5816 के अंतर्गत हम ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे ज्ञात करना। जो अनमन सामर्थ्य है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, FCR से हमें इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र हम इसको जब निकालेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें इसको देखने को मिलेगा कि हम किस प्रकार इसको निकालें। जैसे इसका सूत्र दिख रहा है 0.7 √FCK। इसका जो यूनिट है अभी जो हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे कि इसका हम स्ट्रेंथ का यूनिट क्या लेना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ लिया है क्योंकि स्ट्रेंथ है। और जो FCK है अभी हम आपको बताए थे कि ये कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, जो हम ये अभी बताए थे इसको FCK जो होती है क्या है, यह है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और इस पर होता है जो हमें यह सूत्र ध्यान रखना है कि अगर हमें अनामन सामर्थ्य पूछे FCR की वैल्यू निकालना हो तो हमें 0.7 √FCK ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है निकालने के लिए। जो हमने FCK का मान ये दिया रहेगा और जो हम अभी इसमें M20 है तो ये हमारी बताए थे कि ये स्ट्रेंथ होता है और ये मिक्सचर होता है, तो ये हमारा जो है तो किसका वैल्यू हो जाएगा, FCK का वैल्यू हो जाएगा। और FCK 20 है, अब यहाँ 20 रख के अब इसको हल करेंगे तो अब FCR का मान ज्ञात हो जाएगा। और तीसरा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, तो इसे हिंदी में कहते हैं कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक। तो कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक कंक्रीट मिलावे के प्रत्यास्थता गुणों से प्रभावित होता है, मतलब कि कंक्रीट में जो मिलाए जैसे क्या कौन कौन से वाटर मिलाए, हम सीमेंट मिलाए, एग्रीगेट मिलाए और जो एडमिक्सचर गुण बढ़ाने के लिए मिल जाते हैं तो उनके जो प्रत्यास्थता गुणों से ये मतलब उनके प्रत्यास्थता गुणों से ये प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, प्रत्यास्थता मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रभावित होती है। और इसका जो हमें इसको भी सूत्र है निकालने के लिए कि हम प्रत्यास्थता मापांक RCC कंक्रीट का जो है कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक किस तरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है EC का मतलब क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, इसे जो कहते हैं हिंदी में प्रत्यास्थता मापांक। इसको निकालने का सूत्र है
5000 इंटू अंडर रूट FCK। जो अभी FCK हम यहाँ बताए हैं वही जो हम यहाँ मान रखेंगे यही यहाँ रख देंगे, क्योंकि एक प्रकार की ये भी इसका भी यूनिट सेम ही होता है और यूनिट सेम है न्यूटन पर mm², इसका यूनिट लिया जाता है जहाँ पर हमने दर्शाया। FCK का मतलब है इसका कंक्रीट की 28 डेज की तराई, मतलब तराई करना है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। इस अभिलाक्षण जिसे न्यूटन पर mm² में लिया जाता है। और जो FCK है कंक्रीट का स्थैतिक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, तो स्थैतिक प्रत्यास्थता मापांक जिसका यूनिट भी न्यूटन पर mm² में होता है। और इसको जब हम ये हमको न्यूमेरिकल में देख करने को मिलेगा कि हमें वहाँ मान दे देगा और हमें FCK का मान देगा, ये इसका मान दे या फिर इसका एक का मान दे देगा और एक हमें निकालने के लिए कहेगा, तो हम एक को मान रख के निकाल लेंगे, इस तरह निकल जाएगा। अब जो RCC है, ये जो RCC अभी बताया अभी कि कैसे RCC बनती है उसकी हम डिफिनीशन लिखे हैं। जब सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित मतलब कि रेनफोर्समेंट छड़ें प्रबलित करने के लिए इसमें स्टील की छड़ें, इस कहे की छड़ें डालते हैं, हम स्टील की छड़ें डाल दी जाती हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं RCC बोलते हैं। RCC का फुल फॉर्म हमें बताए थे कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है। और इसे प्रबलन स्टील की मात्रा खंड मतलब कि एरिया का मतलब जितना एरिया है उसका 0.70 से 4% तक रखी जाती है। जो मतलब एरिया है, जैसे ये कोई एरिया है, इस एरिया का जो एरिया निकलेगा इस खंड का, उसका जो परसेंटेज में मतलब 0.70 से 4% तक लेंगे, मतलब प्रबलन स्टील इतना इसमें यूज करेंगे। और प्लेन सीमेंट जो हम PCC बता रहे थे उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, संपीड़न में तो बहुत अधिक स्ट्रेंथ रखती है, मतलब अभी बताए थे कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ से अधिक कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो यहाँ भी बताया गया बहुत अधिक स्ट्रेंथ रखती है परंतु तनन में बहुत कमज़ोर होता है। ये कंक्रीट है जो तनन में बहुत कमज़ोर होता है। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ इसकी संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से 1/15 तक होता है। मतलब कि इतना मतलब इसमें सीमेंट कंक्रीट तनन सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की संपीड़न सामर्थ्य का कितना 1/10 से 1/15 तक होता है। और जो हमारा प्रबलन मतलब रेनफोर्समेंट जिसे हम प्रबलन या फिर छड़ कह सकते हैं के लिए इस्पात का प्रयोग, तो हम जो प्रबलन मतलब छड़ें प्रयोग करेंगे वो किन पदार्थों से बनी हैं। अब जैसे बताया कि स्टील जो यहाँ बता रहे थे स्टील, तो स्टील से भी बना सकते हैं और इसी प्रकार किन किन पदार्थों से बना, जैसे यहाँ पर दिया है स्टील की टेंसाइल, जो स्टील होता है उसकी टेंसाइल व कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। जो हम स्टील की छड़ें प्रयोग करते हैं तो स्टील कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों की स्ट्रेंथ मतलब अच्छी होती है, मतलब दोनों टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स को सहन कर सकता है जो स्टील है। और ये दूसरा है कंक्रीट तथा स्टील का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। कंक्रीट जो है और स्टील का ताप प्रसार गुणांक जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 12 × 10 की पावर ताप प्रसार जो बताया अल्फा का मान 12 × 10 की पावर -6 पर सेंटीग्रेड होता है। मतलब कंक्रीट और स्टील का ताप प्रसार गुणांक एक होने के कारण ये कंक्रीट के लिए अच्छा रहता है, इसलिए इस स्टील को कंक्रीट में यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा इस्पात एक उच्च प्रत्यास्थ मापांक वाला पदार्थ है।
मतलब इसकी प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी अधिक होती है स्टील या इस्पात की। इसे मोड़ने काटने में आसानी रहती है। इसको हमें जब यूज करते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पर कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर हमें इसको मोड़ने काटने में आसानी रहती है इसलिए। और जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, स्टील का सीमेंट कंक्रीट से अभिलाग मतलब बॉन्ड उत्तम होता है। मतलब जो स्टील हो गई और सीमेंट कंक्रीट, इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी बनती है और ये इसे मतलब एक दूसरे को बॉन्डिंग करके अच्छी जगह बन जाती है, जिससे कि ये हिल मतलब ये इधर उधर नहीं सरकते हैं और ये अन्य धातुओं की अपेक्षा सस्ता मिलता है। ये जो अन्य मटेरियल हैं जैसे स्टेनलेस स्टील है वो अधिक महंगी स्टील से पड़ जाती है, इसलिए हम स्टील ये अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता पड़ता है, इसलिए इसका यूज अच्छा होता है। इस्पात की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में डालने पर इसमें जंग नहीं लगता। मतलब जब हम सीमेंट कंक्रीट में इस्पात की छड़ें डालेंगे तो एक ये फायदा होता है कि ये अगर इस्पात की रहेंगी तो इन पे जंग नहीं लगता है। और टाइप ऑफ स्टील मतलब स्टील के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। हम स्टील के लगभग 3 ही प्रकार के पढ़ते हैं। जो पहला है हमारा है माइल्ड स्टील मतलब मृदुल इस्पात। जो इसकी जो Fe है तो ये मतलब आयरन को दर्शाता है इस इस्पात के लिए। और जो 250 है कि ग्रेड के लिए कि ग्रेड 1 सेकेंड और फर्स्ट जो ये इसको दर्शाता है। इसमें टाइप स्टील में दूसरा है कि माध्यम तनन इस्पात, जो इसे Fe 350 मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक 2 प्रकार की हो गई। और जो उच्च पराभव समर्थ स्टील हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील, इसे HYSD भी कहते हैं। तो हमारे पास स्टील के कितने प्रकार हैं। माइल्ड स्टील हो गया, दूसरा मीडियम टेंसाइल स्टील और जो तीसरा है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। जो ग्रेड Fe 410 इसको TRO 40 भी लिखा जाता है। और जो ग्रेड Fe 500 है TRO 50। यह डिफॉर्म्ड बार के रूप में उपलब्ध होता है। जो मार्केट में हमें ये जो Fe 400 है Fe 500 है ये हमें डिफॉर्म बार के रूप में ये मार्केट में हमें उपलब्ध होता है। और चौथा जो प्रकार है उच्च सामर्थ्य वाली इस्पाती तार जाली हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक। तो हमारी कितने प्रकार के स्टील बताए हैं। एक माइल्ड स्टील हो गई, मीडियम टेंसाइल स्टील हो गई, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील हो गई। और जो चौथी हमारी उच्च सामर्थ्य वाली इस्पाती तार जाली हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक। प्रबलित कंक्रीट में स्टील का कार्य क्या है। जो हम स्टील का यूज करते हैं तो कंक्रीट में इसका क्या कार्य है। एक प्रकार का कार्य है। तो हम कंक्रीट में उत्पन्न टेंसाइल स्ट्रेस को सहन करता है। जो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो स्टील उस उत्पन्न टेंसाइल स्ट्रेस को सहन करता है, इसलिए इसका यूज इसमें करते हैं। और कंक्रीट खंड के कंप्रेसिव भाग में डालने पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब कंक्रीट खंड के कंप्रेसिव जो भाग हो गए, जैसे एक टेंसाइल भाग हो गया, एक कंप्रेसिव भाग, 2 भाग होते हैं। तो भाग में डालने पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अनमन खंड में उत्पन्न कर्तन बलों मतलब शियर, इसको इंग्लिश में कहते हैं शियर फोर्स को प्रतिरोधित करता है। स्टील शियर बलों को भी सहन करता है एक प्रकार से। और जो चौथा है हमारा यह ताप प्रतिबलों तथा संकेंद्रित प्रतिबलों को अधिक बड़े में फैला देता है। मतलब अधिक क्षेत्र में एक प्रकार से यह ताप प्रतिबलों तथा संकेंद्रित प्रतिबलों को अधिक बड़े क्षेत्र में क्षेत्र में फैला देता है।
जो हमारा है पांचवा, ये पांचवा पॉइंट जो है ये लकड़ी कामा चिनाई आदि अचानक फेल हो जाते हैं, लेकिन ये विफल होने से पूर्व चेतावनी देते हैं। जो हम जैसे कहीं लकड़ी यूज करते हैं, चिनाई मतलब चिनाई जैसे ईंट चिनाई हो गई, अगर ये फेल हो, जब विफल होंगे, ये गिरेंगे तो ये हमें चेतावनी नहीं देते। जबकि ये जो स्टील है अगर ये फेल होगा मतलब टूटेगा तो इससे पहले वो अपना हमें चेतावनी देगा, वो अपने बेंड हो जाएगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब ये विफल होने वाला, और वहाँ से वहाँ से इस पर जान। अगला है हमारा मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ आरसीसी, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण दोष। तो हमारी जो आरसीसी है उसके क्या गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके गुण हैं। और इसमें जैसे मेरिट मतलब गुण। प्रबलित कंक्रीट एक ऐसा निर्माण पदार्थ है जिसमें कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछित गुण विकसित किए जा सकते हैं। मतलब प्रबलित कंक्रीट है मतलब ये पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कार्य की आवश्यकता है, जिस प्रकार का हमारा कार्य है उसी के अनुरूप हम उसमें गुण अपने हिसाब से जो गुण है विकसित कर सकते हैं जो अन्य निर्माण पदार्थों में ये संभव नहीं हो पाता। जैसे लकड़ी है तो हम उसको जिस प्रकार है उसी प्रकार यूज करेंगे, जबकि ये जैसे हमने इसका कंक्रीट प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का वो उसका आरसीसी का कंक्रीट बनाई जैसे, तो उसको हम जब तक साइड में बिछा नहीं देते तो उसको हम जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में अपना दे सकते हैं और अपनी बिछा सकते हैं और उसको इस प्रकार। और ये लेकिन ये अन्य निर्माण पदार्थों में ये प्रायः संभव नहीं होता है। जैसे पहला इसका गुण है प्रतिबल। प्रतिबल जो है पहला गुण है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कंप्रेसिव तथा टेंसाइल प्रतिबलों को सहन कर सकते हैं। मतलब कि ये प्रतिबल है तो जिसमें आरसीसी में दो प्रकार के मतलब स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, इन दोनों को मतलब सहन कर लेता है कंक्रीट सहन कर लेती है जो। और इसका दूसरा गुण है आदर्श से, इसे इच्छित आकार में ढाली जा सकती है। मतलब ये हम जिस आकार में इसे आरसीसी को ढालना चाहें उस आकार में ढाल सकते हैं। और उत्तम खंड, इसे बनाने में जो उत्तम खंड है तीसरा गुण, इससे बने स्ट्रक्चर देखने में सुंदर आकर्षक होती है। मतलब जो संरचनाएं बनाएंगे वो देखने में सुंदर और आकर्षक होती हैं। और ये अग्निशय इनकी संरचनाएं पर्याप्त अग्निशय होती है, मतलब कि इनमें आग लगने का खतरा नहीं होता। कि जैसे अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी के पदार्थों से जो स्ट्रक्चर मिलकर बने होते हैं उनमें आग लगने का खतरा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना नहीं रहती है। और एक बाह्य प्रभाव, जो सीमेंट बाह्य प्रभाव पांचवा जो गुण है हमारा इसका कंक्रीट का वो है बाह्य प्रभाव। तो कंक्रीट बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। जो कंक्रीट है जैसे बाह्य प्रभाव में जैसे क्या आ गया, हमारी धूप हो गई, वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, धूप हो गई, वर्षा, कोहरा और तापमान से कंक्रीट प्रभावित नहीं होती है। और इस छठवां जो हमारा गुण है सीलन है, यह नमी तथा सीलन से गलती सड़ती नहीं है। जो सीलन होती है इससे कंक्रीट प्रभावित नहीं होती, जबकि जैसे अन्य हो गए जो खाली स्टील को जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जंग लग जाता है जब ये नमी के संपर्क में आते हैं, और लकड़ी है तो इनमें दीमक लग जाती है तो इसलिए वो उनसे बने स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं, जबकि इससे सीलन से कंक्रीट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
और जो सातवां है हमारा कीट प्रकोप, इस पर कीटों तथा दीमक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसे कंक्रीट जो होती है तो उसमें दीमक नहीं लगता, ना कीट इसको हम नष्ट कर सकते हैं, जबकि लकड़ी के स्ट्रक्चर जो हैं उनको खा के मतलब उनको नष्ट कर सकती है और उनमें दीमक भी लग सकती है। इसकी आयु जो इसके अवयव की एज मतलब आयु अधिक होती है, मतलब ये इसके अवयव जो हैं इनकी आयु भी काफ़ी अधिक होती है, अन्य पदार्थों की तुलना में इसकी आयु भी काफ़ी अधिक होती है और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी भी आयु इसका मतलब अधिक ही होगी। और जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है संगठक, इनके लिए स्थानीय उपलब्ध सामग्री जैसे बालू गिट्टी का प्रयोग होता है, जिससे यह काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। अगर मतलब ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर जहाँ बनाना है, अगर उस स्थान में हमें बालू गिट्टी उपलब्ध है, उस स्थान में अगर हम उनका ही प्रयोग करेंगे तो हमें वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफ़ी हमें सस्ता पड़ेगा। अगर हम वही सामग्री काफ़ी दूर से लाएंगे तो उसमें हमारे स्ट्रक्चर का जो कास्ट आएगी तो वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और जो हमारा 10वां पॉइंट है भूकंप सह, इससे बनी संरचनाएं भूकंप सह होती, मतलब इन पर भूकंप का भी काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। हमारा 11वां पॉइंट है अनुरक्षण, जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की संरचनाओं का अनुरक्षण व्यय कम आता है, मतलब इनका जो मेंटेनेंस करना होता है तो इनमें भी काफ़ी कम खर्च आता है, जबकि लकड़ी से जो संरचनाएं बनी होती है उनके मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च आता है इसे, लेकिन इसमें कम आता है। दोष, अब जो आरसीसी के अभी जो हमने 11 आपको बताए वो क्या बताएं आपको, आरसीसी के गुण बताए हैं। आरसीसी के हमने 11 जो गुण बताए एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला है प्रतिबल हो गया, आदर्श हो गया, तीसरा हमारा उत्तम खंड, अग्निशय, बाह्य प्रभाव, सीलन, कीट प्रकोप, आयु, संगठक, और हमारा जो 10वां है भूकंप सह अनुरक्षण। जबकि जो सीमेंट कंक्रीट के दोष भी होंगे, अगर इतने गुण भी है तो कुछ दोष भी होंगे, जो हम इन दोषों को जानते हैं कि आरसीसी में कौन कौन से दोष हैं। सीमेंट कंक्रीट में दोष बहुत कम होते हैं, इसमें दोष बहुत कम होते हैं। अभी पहला जो है डिजाइन अभिकल्पन, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अवयव के अभिकल्पन में काफ़ी सूझबूझ तथा व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, मतलब जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अवयव होते हैं उनको स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उनमें हमें अभिकल्पन के समय बहुत सावधानी पूर्वक और सूझबूझ और मतलब उस व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये एक बार हम जिस आकार में ढाल देंगे तो उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी आकार में रहेगी। और जो दूसरा है निर्माण, संरचनाओं के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है। तो इस निर्माण कैसे, संरचनाओं के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है। और जो तीसरा हमारा दोष है वो फेरबदल, इनकी संरचनाओं में फेरबदल करना कठिन होता है। जैसे अब हम किसी आरसीसी की जो संरचना है अगर उसको हम सोचे कि हम एक्सचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो उस बदलने में काफ़ी परेशानी होती है और उसमें हमें काफ़ी नुकसान भी होता है और कास्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। जो हमारा है चौथा पॉइंट है फर्माबंदी, अवयवों को ढालने के लिए दृढ़ फर्माबंदी की ज़रूरत पड़ती है। जो इसमें फर्माबंदी होती है वो अच्छी